एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 12वीं रीजनल थर्ड और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कार्यक्रम हो रहा है। बता दें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो देखिए 3 मार्च से 5 मार्च तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, यानी कि आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। Thank you so much, Honorable Chief Minister of Rajasthan. It is my great privilege to invite Honorable Shri Manohar Lal Ji, Minister of Housing and Urban Affairs, Government of India, to please deliver the special address. Respected Shri Bhajanlal Sharma Ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Mr. Trevor Headley Mane Mahaga, Honorable Minister of Solomon Islands, Shri Kailash Vijayvargiya Ji, Honorable Minister of Urban Development of Housing, Government Madhya Pradesh, Mr. Maina Wakafua Talia, Honorable Minister of Tuvalu, Shri Premchand Agrawal, Honorable Minister of Urban Development, Government of Uttarakhand, Shri Vipul Goyal Ji, Honorable Minister of Urban Local Bodies, Government of Haryana, Mr. Ahmad Nizam, Honorable Deputy Minister of Climate Change, Maldives, Shri Jabbar Singh Khara, Honorable Minister of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan, Mr. Srinivas Kartiki Thala, Secretary Minister of Housing and Urban Affairs, distinguished ministers and representatives of Asia Pacific member countries and UN officials, honorable ministers and mayors, senior officers of Government of India, senior officials of state governments and city governments, development partners, academia, businesses and tech partners, members of the press, all of you who have joined us virtually today, respected guests, ladies and gentlemen, I welcome you. Konnichiwa, Salamat, Talukha, Halo Olaka Keta, Zin Chao, Abu Bawan, Chomrip Sir, good morning, Namaste. आप सभी का इस प्रतिष्ठित सभा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये देखकर भी और प्रसन्नता है कि यहाँ देश भर के सभी राज्य, सभी प्रमुख शहर, केंद्र शासित प्रदेश इस अवसर के सब भागीदार बने हैं और एक सशक्त और एकीकृत भारत की भावना ये दर्शाती है। मित्रों, भारत के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक यहाँ जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 7 वर्ष पहले इंदौर में 8th फोरम की सफल मेजबानी के बाद एक बार फिर भारत वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। सब देशों में भारतवर्ष को ही ये अवसर मिला है कि हम दूसरी बार इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, ये महत्वपूर्ण बैठक के लिए जयपुर राजस्थान इससे बेहतर स्थान और कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी की परंपराओं के लिए ये जाना जाता है। हमें जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करने के लिए यहाँ प्रेरणा मिलती है। यहाँ स्टेप वेल्स यानी जिनको हम बावड़ियां कहते हैं और यहाँ जोहड़ यानी स्मॉल पॉन्ड्स, रिसाइकल सामग्री से बनी हस्तकला, जयपुर की रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसकी ऐतिहासिक परंपरा हमको ये
पाठ बताती है, सिखाती है कि आज के फोरम की कितनी बड़ी सार्थकता है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री को इस आयोजन के लिए, सहयोग के लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब से आपने 1-1.25 साल पहले प्रदेश के नाते बागडोर संभाली है, तब से एक दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने राजस्थान को एक हाई ग्रोथ डेवलपमेंट पाथ पर अग्रसर किया है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एक प्रमुख भाग है। मित्रों, 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। एक प्रकार से 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। जैसा हम देखते हैं कि आज भी जो प्रदर्शनियां लगी है, नए नए प्रयोग जो हुए हैं, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल में से कैसे कपड़ा बनाया जा सकता है, और कपड़ा जब पुराना हो जाए तो हमारे यहाँ घरों में प्रचलन था कि उस कपड़े से ही हमारे घर में दरी बना ली जाती थी, और दरी हमारे सोने के काम में ये आती थी। रद्दी जो है यानी कागज, वेस्ट मटेरियल में से हम कागज बनाते हैं, लेकिन कुछ समय था ये कागज जब रद्दी हो जाता था तो उसको भी मिट्टी में मिला करके और एक मटेरियल बनाकर उससे बर्तन बना लिए जाते थे, उससे खिलौने बना लिए जाते थे। ये हमारी परंपराएं रही हैं। हमारे यहाँ यानी पुरानी गाड़ियां, उनके जो इंजन होते हैं, उस इंजन का भी जब पुरानी गाड़ी चलने लायक नहीं रहती तो उसको छोटा मोटा एक साधन लगा करके, जिसको जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ की एक बैलगाड़ी की जगह जुगाड़ से ही हमारा काम चलता था, सवारियां भी ढोते थे। तो ऐसे ये सारे काम हमारी परंपराओं में पहले से बने हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात में जब पानी की कमी होती थी तो उस पानी को इकट्ठा करके उसमें फिटकरी डाल देना, अन्य मटेरियल डालकर उसको साफ किया जाता था, पीने के पानी के भी उपयोग में आ जाता था। उस समय प्रोसेसिंग के बड़े प्लांट ऐसे नहीं होते थे। इसी प्रकार से कंपोस्टिंग, ये भी हमारा ग्रामीण अंचल का बहुत बड़ा एक काम, जिसमें वेस्ट है अथवा ऐसी चीजें जिनको यानी जिनको खड्डे में दबा करके और हार्वेस्टिंग के लिए खाद ये तैयार करना, गोबर आदि मिला करके, तो एक अच्छा खाद बनाना एक किसान की एक परंपरागत एक विधि थी, इसको हम करते थे। मेटल रीप्रपोजिंग, जो पुराना लोहा इसको गला करके ढाल करके नई चीजें बनाने का हमारे लोहार जो है ये सामान्यतः काम पहले करता था। तो आज भी उन चीजों को सबको जब हम देखते हैं, जो टूरिस्ट चंडीगढ़ जाते होंगे उन्होंने वहां देखा हुआ एक रॉक गार्डन, यानी टूरिस्ट का कितना मनपसंद स्थान है कि पुराने छोटी छोटी चीजों को लेकर के किस प्रकार नई नई चीजें बनाई और वो एक टूरिस्ट का एक गंतव्य ये बना है। इस जैसी सभी जो पारंपरिक प्रथाएं ये सर्कुलर इकोनॉमी के बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हैं। मित्रों, औद्योगिकरण और उपभोक्तावाद के प्रभाव में आज समाज में, क्योंकि हमारी आबादी जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से मास प्रोडक्शन ये भी हमारी आवश्यकता है, और उस मास प्रोडक्शन के कारण से, और दूसरा उसमें जैसे डिस्पोजेबल कल्चर ये बन गया है, यूज एंड थ्रो, चाहे वो प्लास्टिक का मटेरियल है अथवा थर्मोकोल आदि की चीजें, इसके कारण से बहुत वेस्ट इकट्ठा होता है। और कई जगह जिसको कहते हैं कि प्लैंड ऑब्सोलिसेंस, यानी टेक्नोलॉजी के बदलते हुए कारण से, बड़े बड़े कंप्यूटर पहले होते थे, टेक्नोलॉजी बदली, वो सब कंप्यूटर अब लोग बेकार समझते हैं। फैशन बदल गया, कपड़े ये बहुत वेस्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वाहनों का एक पुराने होने के बाद वो भी सब खराब हो जाते हैं। तो ये जो वेस्ट है, इस वेस्ट का जो भंडार बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए इसकी रिसाइकलिंग करना, इसको रीयूज करना, ये समय की आवश्यकता हो गई है। अब समय आ गया है कि अपनी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं उन प्रथाओं में मॉडर्न इनोवेशन, आज नई नई टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से इनोवेशन करके और पुनर्जीवित करें, और कॉन्शियस कंजम्पशन, एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बढ़ावा दें ताकि हमारा रहन सहन ये सुखी हो जाए। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा। हमारे पर्यावरण की जो दुर्दशा हम देखते हैं,
कोविड के दिनों में हमने महसूस की कि उसके कारण से ऑक्सीजन की कमी पाई गई और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कितने ही हमने प्रयत्न किए। हमने अपनी इंडस्ट्री में लगने वाली ऑक्सीजन उसको भी हेल्थ के लिए, मनुष्य कंजम्पशन के लिए उसको हमने उपयोग किया और नई नई विधियां ऑक्सीजन की हमने निकाली। तब जाकर के ये एक मानवता के प्रति जो संकट खड़ा हुआ था उसको ठीक किया। मैं हरियाणा सरकार में उस समय मुख्यमंत्री था, तो ऑक्सीजन के प्रति कितनी चेतना थी। ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ जो ऑक्सीजन को ज्यादा छोड़ते हैं, उसके प्रति एक सम्मान दिखाते हुए वहां एक योजना चलाई। कहते हैं पीपल, पेड़ और जो बड़े ऐसे लंबी आयु तक चलने वाले जो वृक्ष हैं, प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं। उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को मिलती है, लेकिन वहां तय किया कि जो पेड़ 75 साल का हो जाए और अभी जीवित है उसकी भी पेंशन बांध दो। तो हमने पेंशन बांधी उनकी। यानी जो हमारा जो ऑक्सीजन के ऐसे प्राणवायु देवता, इस नाते से हमने उनको माना कि प्राणवायु देवता, इसको जीवित रखना है। तो ऐसे हर काम को एक सतर्कता से अगर हम आगे करेंगे तब जाकर के ये सब सिस्टम हमारे खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें बहुत चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाकर ही भारत को या किसी भी देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सकता है। जब COP26 2021 में ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत गोल ये प्रस्तुत किए और जिसमें 2070 तक नेट जीरो एमिशन यानी एक बहुत बड़ा एक टारगेट जो है, ये हमने पेरिस एग्रीमेंट में भी एक हमने स्वीकार किया था और उस ओर बढ़ने के लिए लगातार हम अपने प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही मिशन लाइफ, जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल कंजम्पशन को बढ़ावा देना, वेस्ट को कम करना और इंडिविजुअल एवं कम्युनिटी लेवल पर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इसके माध्यम से एक इको कॉन्शियस लाइफस्टाइल को प्रोत्साहित करना था। इसको एक ग्लोबल मूवमेंट बनाने की घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने। भारत सर्कुलर इकोनॉमी को राष्ट्रीय नीतियों में एकीकृत करने में अग्रणी भूमिका अपनी निभा रहा है। केंद्र सरकार ने 11 की सेक्टर्स की पहचान की है, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया, जिसमें म्युनिसिपल सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, स्क्रैप मेटल, ई वेस्ट और लिथियम आयन बैटरीज आदि इस प्रकार के उसमें सेक्टर को शामिल किया है, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और उद्योगों में वेस्ट प्रोडक्शन को न्यूनतम किया जा सके। मित्रों, इसी कड़ी में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और उस समय जब पहला प्रोग्राम उन्होंने रखा ODF का, देश के 15 अगस्त के लाल किला के भाषण में प्रधानमंत्री ने जब इसकी घोषणा की, उस समय लोग बहुत हैरान थे कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा विषय पकड़ लिया, ये प्रधानमंत्री जी के लेवल का थोड़ा ही है। लेकिन वही विषय आज देश और दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण बना है। आज 10 करोड़ नए शौचालय गांव गांव को सबको ODF करना, ये बहुत बड़ा एक ऐसा अचीवमेंट आज हमारा है जिसको हम गर्व से लोगों के सामने रख सकते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के 10वीं इस एनिवर्सरी पर एक नए दशक की हम लोगों ने शुरुआत की है, जो बायो CNG, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, RDF और लीगेसी वेस्ट रिमेडिएशन इस पर केंद्रित है। तो मित्रों, इसके अलावा अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वाटर सर्कुलरिटी, इसको बढ़ावा दे रहा है, जिसमें वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, वाटर बॉडी रिजुवेनेशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स ये शामिल हैं। क्योंकि पानी भी अपने आप में जीवन यानी एक प्रकार का कल, यानी हमारे जीवन का जल है, वही कल है। जल आगे चल करके इतना एक महत्वपूर्ण एक ध्यान में आने वाली चीज है। कुछ लोग तो यहां तक भी शंका कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जल की कमी के कारण से कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जल के ऊपर होगा, यानी इतनी बड़ी चेतावनी ये दी जा रही है। तो जल का, इसकी शुद्धता, इसको बनाए रखना, इसकी प्रोसेसिंग और फिर रीयूज, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अपने लिए अब ये बना है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस
कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य आउटकम, आखिर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई एक पायदान ये बनना चाहिए जिसको हम देश और दुनिया को उसके नाम से जानेंगे। तो एक प्रमुख आउटकम इसका जयपुर डिक्लेरेशन 2025-2034, एक डिक्लेरेशन करके हम यहां से सब जाएं ताकि रिसोर्स एफिशिएंसी, लो कार्बन इकोनॉमी और सस्टेनेबल फ्यूचर, इसके लिए एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट हम स्वीकार करेंगे, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, मानवता के लिए इन चीजों का पूरा करना, जो जो चीजें आवश्यक हैं उसको समाहित करके और एक डिक्लेरेशन यहां हमको करनी चाहिए। ये घोषणा अभी तक की जो मॉडल है, जिसको यूज एंड थ्रो मॉडल कह सकते हैं या टेक मेक डिस्पोज ये मॉडल कह सकते हैं, इससे सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ट्रांजिशन में एक महत्वपूर्ण कदम इस डिक्लेरेशन के माध्यम से साबित होना चाहिए, ताकि हम उनकी जो समस्याएं आज हैं उनकी ओर अपना ध्यान कर सकें। मैं सभी प्रतिभागियों को इंडिया पैवेलियन में भी आमंत्रित करता हूं, जहां भारत की 3R सर्कुलर इकोनॉमी की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस फोरम में 120 से भी ज्यादा ये स्पीकर्स अपने विचार साझा करेंगे। 3 दिन हम यहां रहेंगे तो 3 दिन में देश और दुनिया के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी, जो सिटी टू सिटी और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस इसको बढ़ावा देगा। आखिर तो सब एक दूसरे का सहयोग करके बेस्ट प्रैक्टिसेस उन पर हम एक दूसरे देश को बता करके लागू करेंगे तो परिणाम बहुत सुखद होंगे, जल्दी निकलेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज इस भव्य मंच से भारत एक ग्लोबल अलायंस का प्रस्ताव करता है, जो सिटीज, एकेडमिया और टेक इनोवेटर्स को जोड़कर सर्कुलरिटी एक्सेलरेशन को गति देगा। मैं सभी को इस पहल पर चर्चा और सहयोग के लिए आमंत्रित करता हूं, जिससे पार्टनरशिप्स मजबूत होंगी और इंपैक्टफुल सॉल्यूशन ये सामने आएंगे। हाल ही में भारत ने G20 समिट की मेजबानी की, जिसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस विचारधारा से प्रेरित होकर हमें शेयर्ड विजन और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि हम क्लीनर, ग्रीनर और मोर एक्सेसिबल फ्यूचर इसका निर्माण कर सकें। मित्रों, कार्य करने का अब समय आ चुका है। इंडस्ट्री, एकेडमिया और पॉलिसी मेकर्स इनके सहयोग से यह मंच एशिया पैसिफिक रीजन में रिसोर्स एफिशिएंसी और लो कार्बन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और कैटलिस्ट बन करके उभरेगा। अपने संबोधन के अंत में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए एक संदेश साझा किया है। वो संदेश की प्रति आपको अपने अपने स्थानों पर ये मिलेगी, जरूर उस पर ध्यान करना चाहिए। ये संदेश 3R और सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे देश द्वारा इस प्लेटफॉर्म को दी जाने वाली महत्ता को भी रेखांकित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक नए प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखता हूं, और वह है सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, अर्थात C3। अभी हम 3R पर काम कर रहे हैं, अब हम C3 पर काम करेंगे, जिसका नाम सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी अर्थात 3C होगा, जो नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टी नेशनल अलायंस है। आपसे अपील करता हूं कि इसे अवश्य प्रचलित करें। यह जयपुर डिक्लेरेशन की भावना के अनुरूप होगा। मैं सदस्य राष्ट्रों से आग्रह करता हूं कि वे इन 3 दिनों के दौरान चर्चा करें कि हम इस प्लेटफॉर्म को किस प्रकार बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे सिटीज और अन्य स्टेक होल्डर्स को इसका लाभ मिल सके। भारत सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी अर्थात C3 को एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत करेगा, जो सिटी टू सिटी,
कोलैबोरेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, साझेदारियों, निजी क्षेत्र के संयुक्त उपक्रमों और इस तरह की पहलों को बढ़ावा देगा। ये प्रस्तावित किया जाता है कि इच्छुक स्वैच्छिक सदस्य राष्ट्रों को एक वर्किंग ग्रुप गठित किया जाए जो गठबंधन की एक सदस्य राष्ट्र का वर्किंग ग्रुप गठित किया जाए जो गठबंधन की आर्किटेक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल को अंतिम रूप और ये देगा। आइए हम 3R प्रिंसिपल्स की शक्ति का उपयोग करें और एक दिन विश्व बनाए, एक ऐसा विश्व बनाए जहां सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक लक्ष्य न हो बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाए। आरिगातो तेरिमा कशी फकत फतेही तागिया तुमास कामोवान इतुलसी और कुन। थैंक यू, धन्यवाद।